सेकंड पार्ट में हम औसत वेग, प्रारंभिक वेग, ताक्षणिक वेग, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स और ग्राफ के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अभिक्रिया वेग व वेग नियतांक। चलो देखो, हमारे पास एक रिएक्शन है ए प्लस में बी सी प्लस में डी। आपको पता है कि ये वाला ए और ये वाला बी दोनों है स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक, ये वाला सी और ये वाला बी डी है स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक। ए और बी ये तो है अभिकारक, सी और डी ये है उत्पाद। ठीक है, तो एक नियम आया था द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम। द्रव्यानुपातिक क्रिया के नियम से क्या होता है कि जो अभिक्रिया वेग है, अभिक्रिया वेग अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है, यानी कि ए की सांद्रता और बी की सांद्रता के समानुपाती होता है। और यहाँ पे जो घातांक वो x और y रहते हैं। ये जो x और y हैं, घातांक x और जो y है वो अभिक्रिया वेग की दर हैं। तो यहाँ पर जो x और y हैं, इन दोनों के जो मान हैं वो प्रयोगशालाओं में निर्धारित किए जाते हैं। हमें इनके मान निकालने नहीं होते हैं, इनको प्रयोगशालाओं में प्रयोगों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं x और y के मान। ठीक है, प्लस में एक बात आपको और भी ध्यान में रखनी है कि x और y के जो मान हैं वो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक a और b के इक्वल भी हो सकते हैं, a और b के इक्वल भी हो सकते हैं। ये जो चीजें हैं जो मैं अब बोल के गया हूं, ये चीजें निर्धारित करती हैं अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता। ठीक है, अगर हमें अभिक्रिया की कोटि निकालनी है तो हम x प्लस y को ऐड करते हैं। अगर हमें अभिक्रिया की आणविकता निकालनी है तो a प्लस b को हम ऐड करते हैं। ठीक है, अगर हमें अभिक्रिया की कोटि निकालनी है तो हमें x और y के मान दिए जाएंगे। अगर हमें अभिक्रिया की आणविकता निकालनी है तो हमें a और b के मान नहीं दिए जाएंगे, वो हम खुद इक्वेशन से देख के करेंगे। तो आणविकता और कोटि किस प्रकार निकालते हैं, किस प्रकार उनका निर्धारण करते हैं, ये हम पढ़ेंगे आगे। पहले हम अभिक्रिया वेग और वेग नियतांक के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहां से वेग बराबर हमें पता है क्या होता है, माइनस का, मैं इसको ऊपर लिख देता हूं। यहां से जो वेग है हमें पता है क्या होता है, माइनस का dr या डेल आर अपॉन dt या डेल टी, एक ही चीज है। और समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो बराबर आ जाएगा और एक स्थिरांक आ जाएगा k, a की पावर x और b की पावर y। ये जो k है, जहां k क्या है भाई, वेग नियतांक। k क्या है हमारे पास, वेग नियतांक। अब हमें वेग नियतांक को परिभाषित करना है। अगर हम वेग नियतांक को परिभाषित करेंगे तो हम क्या लेंगे, a की पावर x बराबर लेंगे b की पावर y, और दोनों का मान किसके इक्वल हो, 1 के इक्वल हो। यानी कि जब a की पावर x और b की पावर y दोनों का मान किसके इक्वल हो, 1 के इक्वल हो, तो हमारे पास k बराबर क्या बचेगा, केवल अभिक्रिया वेग, यानी कि dr अपॉन dt। तो हम क्या कह सकते हैं कि किसी अभिक्रिया का वेग नियतांक, ये वाला वेग नियतांक वह वेग होता है जब अभिकारकों की सांद्रता की इकाई कितनी हो, 1 हो, या अभिकारकों की सांद्रता कितनी हो, 1 मोल प्रति लीटर हो। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, जब अभिकारकों की सांद्रता है ना 1 मोल प्रति लीटर होगी, इसकी भी 1, इसकी भी 1, तो k का मान केवल किसके इक्वल आएगा, dr अपॉन dt, और इसे हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया वेग। ठीक है, तो अभिक्रिया वेग क्या हो जाएगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग नियतांक वह वेग होता है जब अभिकारकों की सांद्रता की इकाई 1 मोल प्रति लीटर हो। ठीक है, ये हो गया हमारा वेग नियतांक। और यहां पर ये वाली जो इक्वेशन आई थी, ये वाली इक्वेशन, इस इक्वेशन को अवकल वेग इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, और ये जो अवकल वेग इक्वेशन है, ये अवकल वेग इक्वेशन निर्धारित करेगी अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता। तो अवकल वेग समीकरण क्या है, माइनस का dr अपॉन dt, किसके इक्वल आया था, ये वेग हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो वेग होता है वो किसके इक्वल होता है, dr अपॉन dt के इक्वल होता है। और जो वेग है इक्वल आ गया यहाँ पर k, a की पावर x, b की पावर y, ये आ गया द्रव्यानुपातिक क्रिया के नियम से। ये जो इक्वेशन एक निकल के आई है, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं अवकल वेग समीकरण। ठीक है, अब आगे देखना, अभिक्रिया कोटि और आणविकता के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, अभिक्रिया की कोटि हम अवकल वेग समीकरण से क्या लिख सकते हैं, अवकल वेग समीकरण से माइनस का dr अपॉन dt इक्वल होता है k, a की पावर x और b की पावर y। यहां पर
x प्लस वाई का जो योग है, x प्लस वाई का जो योग है उसे हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि। x प्लस वाई का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। आपको x और y का मान दिया जाएगा, उन दोनों को ऐड कर देना, अभिक्रिया कोटि आ जाएगी। ठीक है, सेकंड बात इसमें ये चलती है कि इन दोनों का योग x प्लस वाई का योग शून्य भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसके अलावा भिन्नात्मक भी हो सकता है, जैसे 1/2, 3/4 या 1/4 कुछ भी। ठीक है, तो अभिक्रिया कोटि है वो शून्य भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, और कोई कुछ भिन्नात्मक भी हो सकती है। अगर अभिक्रिया कोटि शून्य है, इस बात को केवल एक बार ध्यान में रखना, अगर अभिक्रिया कोटि शून्य है, अभिक्रिया कोटि शून्य होने का मतलब ये हो गया कि जो अभिक्रिया वेग है, अभिक्रिया कोटि शून्य होने का मतलब ये हो गया कि जो अभिक्रिया वेग है, अभिक्रिया वेग वो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। कैसे नहीं करता, इसको हम कुछ एग्जांपल लेंगे, उसमें समझेंगे। पहले तो केवल इतना याद रखना कि जो अगर अभिक्रिया कोटि शून्य है तो इसका मतलब है कि जो अभिक्रिया वेग है अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि किसी अभिक्रिया की कोटि का तात्पर्य वेग निर्धारक पद, वेग निर्धारक पद कौन सा होता है, ये वाला, वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले क्रियाकारकों की सांद्रता के घातांकों का योग होता है। ये हो जाएगी आपकी अभिक्रिया की कोटि की परिभाषा। और घातांकों का योग हमारा क्या आता है, x प्लस वाई प्लस जेड, अगर और है तो और भी जुड़ते चलेंगे। ये हमारी होगी अभिक्रिया की कोटि। अब मैं यहां से कुछ एग्जाम्पल्स लेने वाला हूं जो कि आपको अभिक्रिया कोटि और आणविकता में अंतर को समझाने में सहायक होंगे। देखो, इन एग्जाम्पलों को देखने से पहले आप एक चीज का ध्यान रखना कि जो अभिक्रियाएं होती हैं उनको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो होती है सरल अभिक्रिया, ध्यान देना, कौन सी अभिक्रिया, सरल अभिक्रिया। एक हमारे पास होती है जटिल अभिक्रिया। आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि सरल अभिक्रिया और जटिल अभिक्रिया किसे कहते हैं, लेकिन आगे की प्रोसेस को समझने के लिए हमें सरल अभिक्रिया और जटिल अभिक्रिया के बारे में थोड़ा ध्यान होना जरूरी है। सरल अभिक्रिया कौन सी होती हैं, जो एक ही पद में संपन्न होती हैं, यानी कि ये एक ही पद में संपन्न होंगी, अलग अलग पदों में संपन्न नहीं होंगी। जटिल अभिक्रिया कौन सी होती हैं, जो 2 या 2 से अधिक पदों में संपन्न होती हैं, 2 या 2 से अधिक पदों में। अब यहां से अगली जो बात आती है वो बात ये आती है कि जो सरल अभिक्रियाएं होती हैं उनमें जो हमारा वेग आया था ना, माइनस का dr/dt इक्वल आया था k a की पावर x और b की पावर y। ये जो x और y के मान बताए थे प्रयोगशाला में निर्धारित किए गए हैं। उसके अलावा मैंने एक बात ये बताई थी कि x और y का जो मान है वो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक a और b के समान भी हो सकता है, ये बात मैंने बताई थी। तो x और y के जो मान है वो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक के समान कब होंगे, जब अभिक्रिया एक ही पद में संपन्न हो रही है। जब अभिक्रिया एक ही पद में संपन्न हो रही है तो उसमें x और y के जो मान होंगे वो a और b के इक्वल होंगे। ठीक है, अगर अभिक्रिया 2 या 2 से अधिक पदों में संपन्न हो रही है तो जो घातांक x और y के जो मान हैं वो a और b के समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। और इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती हैं उन्हें हम जटिल अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, अब देखो, अभिक्रिया कोटि की बात हमने कर ली कि x और y का जो योग होता है उसे हम अभिक्रिया कोटि कहते हैं। तो अभिक्रिया कोटि में जब आप अभिक्रिया कोटि निकालो और आपको पता है कि वो सरल अभिक्रिया है, कौन सी अभिक्रिया है, सरल अभिक्रिया है, तो उसमें आप x प्लस वाई को भी ऐड कर सकते हो और a प्लस बी को भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि दोनों की वैल्यू समान है। लेकिन अगर अभिक्रिया जटिल है तो उसमें आपको केवल और केवल x प्लस वाई को ऐड करना है, a और b को ऐड नहीं करना है, क्योंकि उसमें लगभग क्या होता है, a और b के जो मान हैं वो x और y से भिन्न होते हैं। ठीक है, सारांश में अगर मैं ये कहूं कि जो अभिक्रिया कोटि होती है, अभिक्रिया कोटि वो किसकी इक्वल होगी, x प्लस वाई की इक्वल होगी। आपको यहां पर ध्यान ही रखना कि जो x और y के मान हैं वो आपको नहीं निकालने हैं, ये प्रयोगशाला में निर्धारित किए जाते हैं। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि जहां पर 1/2 दे दिया, 3/4 दे दिया, तो ये सोचते हैं कि ये 1/2 और 3/4 कहां से आ गए। ये आपको ये जो मान होते हैं वो पहले से निश्चित किए गए होते हैं। बात करते हैं आणविकता के बारे में। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले स्पीशीज क्या हो सकती है, कोई अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है, आयन।
स्पीसीज की संख्या को हम आणविकता कहते हैं, और आणविकता हमेशा किसकी इक्वल आएगी, आणविकता A प्लस बी की इक्वल आएगी। यानी कि स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक को अगर आप जोड़ दोगे तो वो उस अभिक्रिया की आणविकता आ जाएगी, अगर घातांक को अगर आप जोड़ दोगे तो उस अभिक्रिया की कोटि आ जाएगी। चलो हम एग्जाम्पल देखते हैं। हम एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे हमारे पास है NH4NO2। जब हम इसको गर्म करते हैं तो हमारे पास यहाँ से जल और N2 बनती है, इक्वेशन 4 2H2O और प्लस का N2, जल और N2 बनती है। जो आपको जो परीक्षा में दिया जाता है वो इस प्रकार से दिया जाता है कि वेग इक्वल NH4NO2 की पावर 1। इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की कोटि और आणविकता ज्ञात कीजिए। तो देखो यहां से आपको अभिक्रिया की कोटि अगर निकालनी है तो सीधा ध्यान जाना चाहिए आपका यहाँ पर। हमारे पास केवल x है, यहाँ पर जो अभिकारक है वो केवल क्या है, एक ही है। तो अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी, अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी, 1। आई बात समझ में। अगर हम आणविकता की बात करें तो आपका ध्यान जाना चाहिए स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक पर, और यहाँ पे जो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है वो कितना है, 1। तो इसकी आणविकता क्या हो जाएगी, अभिक्रिया की आणविकता कितनी हो जाएगी, 1। तो ये वाला जो मान है वो आपको एग्जाम में दिया जाएगा, और ये वाला जो मान है ये आपको देखना है स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक से। तो देखो अभिक्रिया की कोटि भी 1 है और आणविकता भी 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, किस प्रकार की अभिक्रिया होगी, ये प्राथमिक अभिक्रिया बोल दो चाहे सरल अभिक्रिया बोल दो, सरल अभिक्रिया या प्राथमिक अभिक्रिया, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको बताया था ना कि x और y का जो मान है प्राथमिक अभिक्रियाओं में, सरल अभिक्रियाओं में, वो किसके इक्वल होता है, a और b के इक्वल होता है। हमारे पास यहाँ पर केवल x की वैल्यू है, तो x की जो वैल्यू है किसके इक्वल है, a के इक्वल है। तो प्राथमिक अभिक्रियाएं जो होती हैं या सरल अभिक्रियाएं जो होती हैं उनकी आणविकता और कोटि दोनों क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ये तो एग्जाम्पल हो गया जिनकी क्या थी, x और y और का जो मान था वो a b के इक्वल था। अब हम जटिल अभिक्रिया का कुछ एक एग्जाम्पल देखते हैं। एथिल एसीटेट CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। एथिल एसीटेट का जब हम अम्लीय जल अपघटन करते हैं, H2O को लिख लो HOH, तो यहां से हमारे पास बनता है मेथेनॉल C2H5OH और CH3COOH, एथेनोइक अम्ल CH3COOH और एथेनॉल C2H5OH, ठीक है। यानी कि ये वाला समूह जुड़ जाता है यहाँ पर और ये वाला समूह जुड़ जाता है यहाँ पर। इस पे आवेश रहता है माइनस H प्लस OH माइनस, और इस पे रहता है प्लस, प्लस के साथ माइनस, प्लस के साथ माइनस। तो यहाँ से हमारे पास बनते हैं CH3, यहाँ से हमारे पास बनते हैं CH3COOH प्लस में C2H5OH। इसमें देखो अभिक्रिया जो वेग होता है वो किस प्रकार से निर्धारित किया जाता है कि जो वेग है वो आपको दिया जाता है CH3COO C2H5 की पावर 1, केवल इतना दिया जाता है, ठीक है। और आपसे पूछते हैं कि निम्न अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की कोटि और आणविकता बताइए। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो अभिक्रिया की जो कोटि होगी, कोटि के लिए मैंने आपको बताया था कि ध्यान आपका जाना चाहिए घातांक पर। तो कोटि क्या हो जाएगी इसकी, 1। समझ गए घातांक क्या है, 1। H2 हमें यहाँ पे दे नहीं रखा है, अगर हमें H2 दे रखा होता तो उसको भी ऐड करते तब वो अभिक्रिया कोटि 2 होती। यहाँ पर H2 नहीं दे रखा है। एक बात और बताने वाला हूँ मैं इसके बारे में, पहले हम आणविकता की बात करेंगे इसकी। इस अभिक्रिया की आणविकता क्या होगी, अगर हम आणविकता की बात कर रहे हैं तो हमारा ध्यान होना चाहिए स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक पर। तो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक की अगर हम बात करें तो दोनों का है 1 और 1, आणविकता क्या हो जाएगी इसकी, 2 हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर देखना अभिक्रिया कोटि 1 आई है ना, और वो जो 1 है, या फिर हम ये कह सकते हैं जो घातांक वो किस पे लगा हुआ है, एथिल एसीटेट पे लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अभिक्रिया वेग है वो एथिल एसीटेट की सांद्रता पर निर्भर करता है,
एथिल एसीटेट की सांद्रता पर निर्भर करता है। यहां पर जो अभिक्रिया वेग है वो जल की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो इसमें अभिक्रिया वेग निर्धारक पद है वो केवल और केवल कौन सा होगा, ये वाला। इसमें आप जल की मात्रा कम या ज्यादा जो भी कर रख रहे हो उससे कोई लेना देना नहीं है अभिक्रिया वेग से। ये बात होती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो कोटि है, अभिक्रिया की जो कोटि है वो किसका निर्धारण करती है, वेग का निर्धारण करती है। किस अभिकारक का कौन सा पद अभिक्रिया वेग में भाग ले रहा है। तो इसमें अभिकारक का कौन सा पद अभिक्रिया वेग में भाग ले रहा है, केवल ये वाला पद। ये वाला जो पद है अभिक्रिया वेग के निर्धारण में भाग नहीं लेगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल हम और लेते हैं। जैसे कि हमारे पास है H2 प्लस में Cl2, यहां से 2HCl बनता है। और ये कब बनेगा, H2 और Cl2 आपस में मिला दो, कोई रिएक्शन नहीं होगी। जब हम इसको सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं HNO, जो पैरावैंगनी विकिरणें होती हैं, तो पैरावैंगनी विकिरणें क्या करते हैं, इसको किस में बदल देते हैं, 2HCl में बदल देते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में बदल देती हैं। यहां पर जो अभिक्रिया कोटि होती है, अभिक्रिया कोटि वो होती है शून्य। अभिक्रिया कोटि क्या है, शून्य है। इसका मतलब ये हुआ कि जो अभिक्रिया वेग है वो अभिक्रिया वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रहा है, केवल और केवल किस पर निर्भर करेगा, अभिक्रिया वेग पैरावैंगनी विकिरणों या सूर्य के प्रकाश पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो इसमें अभिक्रिया कोटि कितनी आएगी, शून्य आएगी। यानी कि x प्लस वाई का जो योग होगा वह शून्य होगा, अभिकार को सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा। अगर अभिकार को सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रहा है तो हम वेग को नहीं दर्शा पाएंगे, वेग को हम नहीं दर्शा पाएंगे। यहां पर अगर मैं आणविकता की बात करूं तो आणविकता कितनी हो जाएगी, 1 और 1 2, आणविकता कितनी हो जाएगी इसकी, 2 हो जाएगी। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल थे अभिक्रिया कोटि और आणविकता के बारे में। हम और भी एग्जांपल्स की बात करेंगे। पहले हम थोड़ा सा वेग नियतांक की इकाइयों के बारे में पढ़ लेते हैं। वेग इक्वल हमने लिया था k a की पावर x और b की पावर y की इक्वल। ठीक है, अगर हमें वेग नियतांक k की इकाई निकालनी है तो k इक्वल क्या हो जाएगा, k इक्वल हो जाएगा वेग बटे a की पावर x और b की पावर y। वेग इक्वल होता है सांद्रता बटे समय, सांद्रता dr, समय dt। तो यहां पर लिख दो वेग इक्वल सांद्रता बटे समय इनटू 1 अपॉन ये है हमारे पास a की पावर x और b की पावर y। यहां से देखो जो सांद्रता की जो इकाई होती है, सांद्रता की इकाई होती है मोल प्रति लीटर या मोल लीटर इनवर्स। समय की इकाई होती है सेकंड इनटू 1 अपॉन a की पावर x b की पावर y, ये है सांद्रता। और इनका जो टोटल आया था x और y उसको मान लो टोटल किसके इक्वल आया था, n के इक्वल आया था। ठीक है ना, n बराबर कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 4 कुछ भी। तो हम सबसे पहले निकालते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक। देखो शून्य कोटि की अभिक्रिया में क्या था कि जो x और x प्लस वाई का जो मान आएगा, यहाँ पर x प्लस वाई का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। यानी कि n इक्वल आपको क्या रखना है, 0 रखना है। और सांद्रता इकाई हमें पता है मोल लीटर इनवर्स होती है। तो देखो k इक्वल क्या हो जाएगा, k इक्वल मोल लीटर इनवर्स बटे सेकंड इंटू 1 अपॉन मोल लीटर इनवर्स की पावर 0। और पावर 0 का मतलब होता है अगर किसी भी सांद्रता पर घातांक का योग 0 है तो उसका मान 1 होता है। तो k इक्वल हमारे पास क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स, इसका मान 1 है तो इसको आप छोड़ सकते हो यहीं तक, सेकंड ऊपर जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा। ये आपकी किसकी इकाई आ गई, शून्य कोटि की अभिक्रिया की इकाई आ गई। अगर आपको कहीं भी मिल जाए 10 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, इसका मतलब वो कौन सी कोटि की अभिक्रिया होगी, शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी। ये चर्चा हमने कर ली शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। अब हम बात कर लेते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए k बराबर हम क्या लिख सकते हैं, k इक्वल मोल लीटर इनवर्स बटे
सेकेंड इंटू 1 अपॉन मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स। अब की बार पावर क्या होगी भाई, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए x प्लस वाई का योग 1 रहेगा, 1 लिख सकते हैं। तो 1 को 1 लिखो चाहे नहीं लिखो, इसका मान केवल इसके इक्वल आएगा मोल लीटर इनवर्स, और ऊपर भी है मोल लीटर इनवर्स, कैंसिल हो जाएंगी। सेकंड ऊपर जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, k इक्वल सेकेंड इनवर्स। ये किसकी इकाई आ गई, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक की इकाई आ गई। इसी प्रकार आप द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक की इकाई निकाल सकते हो। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक की इकाई देखो कैसे निकालेंगे, k इक्वल सेम का सेम ये चलेगा फॉर्मूला, पहले तो k इक्वल मोल लीटर इनवर्स बटे सेकेंड इंटू 1 अपॉन मोल लीटर इनवर्स की पावर 2। ठीक है, अब की बार देखो इसका मतलब ये हुआ कि मोल भी 2 है, लीटर भी, प्रति लीटर भी 2 है, तो 1 मोल लीटर इनवर्स से तो 1 वाला ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास केवल कितना बचेगा, यहाँ पर 1 मोल लीटर इनवर्स बचेगा। तो ऊपर वाला तो भाई 2 था, 1 से तो 1 कैंसिल हो गया और 1 और बचा मोल प्रति लीटर। तो k इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, जब ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो मोल, ये वैल्यू तो हो जाएगी इनवर्स में, भाई यहाँ पर प्लस में है, लीटर इनवर्स ऊपर जाएगी तो हो जाएगी प्लस में, सेकंड यहाँ पर नीचे है ऊपर जाएगी तो हो जाएगी प्लस में। तो इसकी इकाई क्या हो जाएगी, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। अगर आपको मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स दिया गया है तो वो कौन सी अभिक्रियाई कोटि होगी, द्वितीय अभिक्रियाई कोटि। सेकंड इनवर्स दिया गया है तो प्रथम अभिक्रियाई कोटि। मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स दिया गया है तो शून्य कोटि की अभिक्रिया। अब देखो यहां से अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है ना, तो एक क्वेश्चन तो यहां से सीधा दे देंगे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक की इकाई निकालिए, सीधा सा हो जाएगा, आप आराम आसानी से निकाल सकते हो यहां से, यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक हमारे पास एक जो क्वेश्चन आएगा ना वो थोड़ा सा डीपली आएगा, जैसे कि पूछ लें कि 1/2 अभिक्रिया कोटि की वेग नियतांक की इकाई बताइए। अगर 1/2 दे दें, 3/4 दे दें या भिन्नात्मक कुछ भी दे दें, 1/4 दे दें, तो उसके अभिक्रिया कोटि का निर्धारण हम किस प्रकार करेंगे। एक एग्जांपल मैं बता देता हूं और एक दो एग्जांपल ये वाले जो हैं वो आप खुद करके देखना। तो देखो मान लो कि हम कर रहे हैं 1/2 का कर रहे हैं, यहां से हम k बराबर क्या ले सकते हैं, मोल लीटर इनवर्स बटे सेकेंड इंटू 1 बटे मोल लीटर इनवर्स। अब की बार जो पावर आएगी वो कितनी आएगी, 1/2 ले रहे हैं तो 1/2, 3/4 ले रहे हैं तो 3/4, 1/4 ले रहे हैं तो 1/4। इसकी वेग नियतांक की इकाई क्या हो जाएगी, देखो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, सेकेंड ऊपर जाएगा तो, और ये वाला जब ऊपर जाएगा तो मोल यहां पे है प्लस में, ऊपर जाएगा तो माइनस में, माइनस का 1/2, लीटर इनवर्स ऊपर जाएगा तो प्लस में और 1/2। ठीक है, तो यहां से आपको क्या करना है, k इक्वल क्या हो जाएगा, तो यहां से देखो मोल 1 है और मोल माइनस का 1/2 है, तो कितना बचा हमारे पास, मोल प्लस का 1/2, लीटर इनवर्स है और लीटर प्लस का 1/2 है, तो यहाँ पे लीटर कितना बचा, माइनस का 1/2, और शेष बचा हमारे पास से सेकेंड इनवर्स। आज की इस वीडियो में हमने अवकलित वेग समीकरण के बारे में पढ़ लिया, जो किसके इक्वल था, माइनस का dr/dt, या फिर वेग इक्वल था k a की पावर x और b की पावर y की। इसे हम बोलते हैं अवकलित वेग समीकरण। अवकलित वेग समीकरण से फिर हमने निर्धारण किया था अभिक्रिया कोटि और अभिक्रिया की आणविकता का। अभिक्रिया कोटि और आणविकता निर्धारण करने के बाद में हमने वेग नियतांक की इकाइयां निकाली थी, और वेग नियतांक की शून्य कोटि के लिए निकाली, प्रथम कोटि की निकाली, द्वितीय कोटि के लिए निकाली, और उसके बाद में एक हमने डीपली एग्जाम्पल 1/2 का लिया था। 2 एग्जाम्पल और बच गए थे, 3/4 और 1/4। ये आप खुद करके देखना, ये दोनों एग्जाम्पल खुद करके देखना और जो इकाई आए उसको चेक करना। ठीक है, नेक्स्ट वाली वीडियो में हम करेंगे समाकलित वेग समीकरण। समाकलित वेग समीकरण की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, कहां पे ये काम आता है, अवकलित वेग समीकरण से आगे हमें बढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, इन सभी चीजों का आंसर हम करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।